सूचनाएं मिल रही हैं कि शहर में एक मुर्दा घूम रहा है। कालीन किन पुल के आसपास दूर दूर तक रात को एक भूत दिखाई देता है। यह भूत सरकारी कर्मचारी के भेष में होता है जो किसी चोरी चले गए ओवरकोट को खोजता रहता है और अपने ओहदे तथा रुतबे की परवाह किए बिना अपना कोट वापस लेने के बहाने हर आदमी के कंधे पर से कोट उतार लेता है। पुलिस के एक अफसर ने उस भूत को खुद अपनी आंखों से देखा और पहचान लिया है। वो अकाकीयेविच का भूत है। ये अकाकीयेविच शायद क्यों वही तो है जो किसी विभाग में प्रमोशन पाया हुआ कर्मचारी था। उसका कद नाटा था, मुंह पर चेचक के दाग थे, लाल रंग के बाल, गालों पर झुर्रियां, थोड़ी गंजी खोपड़ी और पीला चेहरा। खैर, ये तो बड़े शहर यानी सेंट पीटर्सबर्ग की जलवायु का दोष है कि आदमी ऐसा दिखता या हो जाता है। वो कब और किस उम्र में उस विभाग में भर्ती हुआ ये तो अब कोई नहीं बता पाएगा। पर नौजवान छोटे अफसर जो क्लर्क ही होते हैं अपने पद वाली समझ की हद तक उसे चिढ़ाते और मजाक उड़ाते थे। तब वो कहता, रहने भी तो, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। दुनिया हमें इज्जतदार मानती है और ये सब करना कितना फूहड़ और द्वेष से भरा है। वो अर्थात अकाकीयेविच बड़ी लगन से नौकरी करता था। इस नकल नवीसी में उसे एक रंगीन आकर्षक दुनिया दिखाई देती थी, पर वो समझ न पाता कि ऐसा क्यों। तभी तो उसका मजाक उड़ाने वाले कहा करते थे कि जी तोड़ काम करने के बदले उसे 2 पुरस्कार मिले, आगे यानी सीने पर मेडल और पीछे बवासीर। एक डायरेक्टर ने जो स्वभाव से नेक दिल था और अकाकीयेविच की लंबी और अच्छी सेवा के लिए इनाम देना चाहता था, आदेश दिया, इसे आम नकल नवीसी के बजाय कोई अधिक महत्वपूर्ण काम दिया जाए। नहीं सर, मुझे नकल करने का ही कोई काम दे दीजिए, मैं वही कर सकूंगा। अकाकीयेविच घर पहुंचकर फौरन मेज पर बैठ जाता और रखे हुए भोजन के स्वाद की परवाह किए बिना मक्खी मच्छर तक बिना देखे एक सांस में सूप पी जाता था और गोश्त का एक टुकड़ा प्याज के साथ खा लेता था। जब लगता कि पेट भरने लगा है तो लगभग आधे पेट ही मेज पर से उठ लेता और दफ्तर से लाए हुए कागज की नकल करने बैठ जाता। उस समय भी जब सेंट पीटर्सबर्ग के आसमान पर बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है और अफसरों या क्लर्कों की पूरी नस्ल अपनी अपनी हैसियत के अनुसार छक कर खा लेती है या फुर्सत का समय मज़ेदार कामों में बिताने की जल्दी में होती है, यानी कुछ थिएटर की ओर भागते हैं, कुछ सड़क पर टहलते हुए औरतों को ताकते या ताश खेलते हैं अथवा ऊंचे वर्ग के चटपटे किस्से सुनते सुनाते हैं। तब भी अकाकीयेविच ऐसी किसी हल्की फुल्की हरकत में हिस्सा नहीं लेता था। सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक दुश्मन है, पाला और ठंड। ये पाला सवेरे जब सड़कें दफ्तरों की ओर भागम भाग करते क्लर्कों से भरी होती हैं, तब सबकी नाकों पर डंक जैसे थपेड़े मारता है। ऐसे समय ऊंचे पद वाले भी अपनी खाल फटती और नसें जमती हुई महसूस करते हैं। 400 रूबल या इसके आसपास पगार पाने वाले तो बेचारे लाचार हो जाते हैं। वो सरपट भाग कर सड़कें पार करते हुए दफ्तर की लॉबी या ड्योढ़ी तक पहुंचते हैं, अपने पतले कमज़ोर बूढ़े कोटों को कसते और फटने से बचाते हुए। दफ्तर की दूरी भाग कर पार करने के बावजूद अकाकीयेविच ने पीठ और कंधों पर सर्दी की तेज चुभन महसूस की तो सोचने लगा कि कहीं ओवरकोट में कोई खराबी तो नहीं। घर पर उसे अच्छी तरह उलट पुलट कर देखने के बाद पता चला कि ओवरकोट पीठ और कंधों पर से घिसकर
झीना हो गया है। साथ के क्लर्क तो मजाक में उसे लबादा कहने लगे थे। इस कोट को मुझे पेत्रोविच दर्जी के पास ले जाना होगा। पेत्रोविच काना खुरदरा जरूर है, पर नशे में नहीं होता तो कपड़े की मरम्मत अच्छी करता है। खैर, ये कोट का काम आज ही कर लेना चाहिए, तो चल ही पड़ो। इस शहर की गलियां इतनी गंदी हैं तो और जगह क्या उम्मीद की जा सकती है। बस एक हिस्सा बड़े लोगों वाला भी जो चमचमाता रहता है। इधर लोग भी तो वही हैं, जूठन, खखार, थूक, उल्टियां, माहवारी की पट्टियां सब सीढ़ियों पर उड़ेल देते हैं। सब यही करते हैं, पर मुंह एक दूसरे पर बिचकाते हैं। श्री पेत्रोविच हैं? कौन है? आ जाइए। सलाम पेत्रोविच। सलाम साहब, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ये ओवरकोट। अच्छा, कई बार पहले भी तो मैं इसकी मरम्मत कर चुका हूँ। अब तो ये अब बात ये है पेत्रोविच कि मेरा ये कोट, इसका कपड़ा वो ये है कि बाकी हर जगह तो ये काफ़ी मजबूत है, बस ज़रा सा पुराना लगने लगा है। बस यहाँ एक जगह पर, पीठ पर, ज़रा कंधे पर भी थोड़ा सा घिस ज़रूर गया है। अब मामूली सा काम है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। जरा रोशनी में देखो, बिल्कुल घिस चुका है। ठीक नहीं हो सकता? क्यों ठीक ना होगा? अरे कंधे पर ही तो घिसा है थोड़ा। तुम्हारे पास कपड़ों के टुकड़े तो होंगे। वो सब हैं, कोई कमी नहीं है टुकड़ों की, पर टाँक नहीं सकता। सुई लगाते ही इसका कपड़ा तार तार हो जाएगा। अरे भाई, ऊपर से सीधे पैबंद लगा देना। कुछ हो तो जिस पर पैबंद लगे। इतना घिस चुका है कि तेज हवा में लेकर निकलो तो टुकड़े टुकड़े होकर झड़ जाएगा। मगर किसी तरह से टाँक दो भाई। नहीं, इसके दिन पूरे हो चुके। जाड़ा बढ़ने पर इसे काटकर पाँव की पट्टियाँ बना लेना, क्योंकि मोजों से पाँव गर्म नहीं होते। अब तो आपको बस नया कोट ही बनवाना पड़ेगा। नया? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई। अजीब मुसीबत है। अच्छा ये बताओ, अगर नया सिलवाना ही पड़े तो कितना पैसा लगेगा? मेरे ख्याल से 150 रूबल लग जाएगा। 150? कॉलर पर चित्राले समूर और रेशमी अस्तर लगवाओगे तो कीमत 200 के पार हो जाएगी। इतना नहीं हो सकता। तो जाओ। अरे तुमसे कहा ना जाओ। मैं अभी 10 कोपेक दे सकता हूँ, बस कोट की मरम्मत। मगर वो हो नहीं सकती। ये 10 कोपेक अग्रिम, यानी एडवांस। नहीं लेना चाहते? अच्छा, इसे इनाम ही मान लो भाई। मैं नया बना दूंगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये 10 कोपेक लिए लेता हूँ, आपकी सेहत का जाम पीने। कोट की फिक्र ना करो। पर तुम तो इतने पैसे मांग रहे हो, इतने में तो कोई तुम्हें भी ना खरीदेगा भाई। अच्छा, कोशिश करूंगा 100 रूबल में बन जाए, इतना ही बस। ठीक है? कम ज्यादा के तोलमोल वाले कुछ और दांव पेचों के पश्चात अकाकियेविच ने 10 कोपेक दे दिए। वो जानता था कि पेत्रोविच 80 रूबल पर आ जाएगा। सालों तक एक एक कोपेक की बचत के 30 से 40 तक उसके पास हो लेंगे, पर शेष 40 कहाँ से लाए? मलाई या खुरचन वाली आमदनी से वो नावाकिफ था। उसने दिमाग पर जोर डाला। उसे 1 साल के लिए रोज़मर्रा का खर्च कम करना होगा। शाम की चाय बंद, रात को मोमबत्ती नहीं जलाएगा, टूटी फूटी सड़क पर कदम धीमे रखेगा ताकि जूते का तलवा कम घिसे। अकाकियेविच महीने में कम से कम एक बार कोट की चर्चा करने पेत्रोविच के यहाँ जरूर जाता। कपड़े की कीमत, कपड़े के रंग पर चर्चा करता और मगन मन घर लौटता। और उसकी आशा का क्षण जल्दी ही आ गया। उसके अनुमान के विपरीत डायरेक्टर ने अकाकियेविच को 40 की जगह पूरे 60 रूबल बोनस देना तय किया। अब अकाकियेविच के पास ठीक 80 रूबल की रकम तैयार थी।
अगले ही दिन पेत्रोविच को लेकर दुकानों का चक्कर लगाने निकल गया और कोट के लिए खूब बढ़िया कपड़ा लिया। सूती अस्तर ऐसा कि रेशम को मात करे। कॉलर के लिए समूर सचमुच महंगा था तो बिल्ली की ऐसी खाल खरीदी जो समूर जैसी लगे। 12 रूबल मेहनताना लेकर पेत्रोविच ने बड़ी कारीगरी से वो कोट तैयार कर दिया। वो अकाकिएविच की जिंदगी का सबसे यादगार दिन था। ओवरकोट हर तरह से फिट रहा। उसने पेत्रोविच का शुक्रिया अदा किया और नया ओवरकोट पहन भरपूर मस्ती के साथ कदम उठाता दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसे भरपूर एहसास था कि उसके कंधों पर नया ओवरकोट है, लोग उसे देख रहे हैं। खुशी के मारे रास्ते में वो मन ही मन 2 बार हंस भी लिया। क्या कोट बनाया है पेत्रोविच, भाई वाह। लॉबी में पहुंचकर उसने कोट उतारा और दरबान से ध्यान रखने को कहकर विभाग में पहुंचा। अरे वाह अकाकिएविच, नया कोट। नए कोट के लिए बधाई। सचमुच बहुत उम्दा कोट है, बधाई मेरी तरफ से भी। ये आपको कहाँ से पता लगा कि मैंने नया कोट बनवाया है? फूल की खुशबू कहीं छिपती है यार, हमें भी बताते तो हम भी सिलवा लेते। अरे भाई इस खुशी के मौके पर तो जश्न मनाया जाना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो अकाकिएविच, क्या खिला पिला रहे हो? अरे भाई मेरे पास इतने पैसे कहाँ, यूं भी ये नया नहीं पुराना कोट ही है। हाँ देखो ये छोटे साहब आ गए, इनके सामने झूठ थोड़ा ही बोलूंगा। अरे इनकी जगह मैं पार्टी दूंगा, आज मेरा भी जन्मदिन है। अरे थैंक यू। अकाकिएविच, तुम्हें भी नया कोट पहन कर आना है। हाँ भाई हाँ। ये अफसर शहर के जरा बेहतर हिस्से में रहता था और बड़े ठाट से। सभी जानते हैं कि सिर्फ वेतन से ठाट नहीं रचे जा सकते। उसका फ्लैट दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियों पर लैंप जल रहा था। अकाकिएविच ड्योढ़ी में घुसा। खूंटियों पर बहुत से ओवरकोट टंगे थे। अपना कोट टांग कर अकाकिएविच भीतरी हॉल में पहुंचा तो मोमबत्तियों, मेज़ों, ताश की गड्डियों की भरमार देखकर चौंधिया गया। एक हुल्लड़ के साथ लोगों ने उसका स्वागत किया और उसके नए कोट को देखने ड्योढ़ी में पहुंच गए। कई हाथों ने कोट को परखा, फिर कोट को जहां का तहां छोड़ मेज़ों को लौट आए। अरे अकाकिएविच का कोट देखा? बहुत शानदार कोट है। मैं भी सिलवाऊंगा। अपन पता पूछकर अपन भी चलेंगे सिलवाने के लिए। अरे अकाकिएविच, नए कोट की बहुत बहुत बधाई। अकाकिएविच समझ नहीं पा रहा था कि ऐसी जगह वो क्या करे। अकाकिएविच को वातावरण मस्ती भरा तो लगने लगा, पर रात के 12 बज चुके थे। वो चुपके से निकला। कोट खोजा तो फर्श पर पड़ा था। दुखी हो उसने कोट को झाड़ा पोंछा, कंधे पर डाला और सड़क पर आ गया। अकाकिएविच ने पाया कि दुकानें प्राय बंद हो चुकी थीं। वो खुश खुश चला आ रहा था और जल्दी ही उन सुनसान गलियों में पहुंच गया जहां रात तो छोड़ो, दिन में भी डर लगता है। अंधेरे में डूबे घरों के सन्नाटे में दूर दूर तक आदमजात दिखाई नहीं देता था। सड़क पर सिर्फ जमी हुई बर्फ चमक रही थी। अब वो इमारतों से अलग निर्जन विस्तार में स्थित चौक पर जा पहुंचा। वहां से कुछ दूर बस पुलिस संतरी वाली चौकी की रोशनी चमक रही थी। शेष चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसने सुना, अरे ये कोट तो मेरा है। अरे 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 भाई ये कॉलर क्यों पकड़ रहे हो? चिल्लाया तो वो घूसा पड़ेगा कि यही ढेर हो जाएगा। अरे पर तुम तो मेरा कोट छीन रहे हो भाई। अबे देख पैसे निकाल। अरे ये पुराना है और इसमें पैसे भी नहीं है। पैसे नहीं है। पैसे कहाँ? हाथ पकड़ इसके, निकाल दे। अरे भाई इधर पकड़ इसको।
बेहोश हो गया। चलो 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 चलो। अरे अकाकियविच, कल कहाँ रहे तुम? और ये क्या, वही पुराना कोट पहना है? अरे ये चेहरा सूजा और उतरा हुआ क्यों है? अरे उस रात कोट लूट लिया गया। पुलिस में खबर दी? चौकी वाला लुटते देखता रहा और लुटने के बाद पहुंचा। फिर उसने सार्जेंट के पास जाने को कहा। सार्जेंट तो झूठ बोलकर टालता ही है, उसकी सलाह या भला टालना ही कहो। तो वहां से निराश हो इंस्पेक्टर के यहाँ जाना पड़ा। इंस्पेक्टर का व्यवहार वही अजीब सा। अरे लूट पर ध्यान देने की बजाय उल्टे मुझसे ही सवाल शुरू कर दिए कि इतनी देर से घर से क्यों लौट रहा था, पार्टी देर रात तक क्यों चलती है, फिर पैदल क्यों था, गाड़ी लेनी चाहिए थी या किसी ऐसी वैसी जगह गया था क्या? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूं? इसीलिए तो पवित्र देश की ऐसी दुर्दशा हो रही है। अब तो किसी महामान्य की सिफारिश से ही कुछ हो सकता है। तुम उनसे मिलो, वो जो काउंसलर हैं या जनरल हैं, सही औहदा तो नहीं मालूम है पर है महामान्य। बड़ा पद पाकर वो थोड़ा रौबदार जरूर हो गया है। कहना चाहिए कि जनरल का दर्जा पाकर उसका दिमाग थोड़ा बौखला गया है। जब वो अपने को कुछ छोटा मानते थे तब बहुत भले आदमी रहते थे। महामान्य के भीतर वो पुराना आदमी कहीं ना कहीं बचा ही होगा शायद। तो एक बार उनसे जरूर मिल लो। हाँ, मैं मिलता हूं। ए, कहाँ गुस्से जा रहे हो, मुंह उठाए? अरे महामान्य से मिलना है भाई। क्यों मिलना है? ऐसे ही मिल लेते हैं क्या? एक सिस्टम होता है मिलने का। तो पूरा कर लो सिस्टम मैं भी जानता हूँ। सीनियर क्लर्क, जूनियर अफसर हूँ। अभी वो मीटिंग में है, पर्सनल मीटिंग है। अरे उन्हें सूचना तो दे दीजिए। मीटिंग तो पूरी हो, अभी दूसरी चाय चल रही है। वैसे आप कर्मचारी हो तो देखता हूँ। मैं ही कम सर? यस। हुजूर कोई मिलना चाहता है। अफसर बताता है अपने आप को। अंदर भेजो। कितनी जिम्मेदारी है, घड़ी भर भी चैन से नहीं बैठ पाता हूँ। आइए श्रीमान। नमस्कार हुजूर। बोलो, पर तुम अफसर हो, दिखते तो नहीं। ये पुरानी वर्दी और बड़ी हुई दाढ़ी। हुजूर, दरअसल मेरा नया कोट बड़ी बर्बरता से लूट लिया गया है। आपकी शरण में आया हूं कि पुलिस के चीफ इंस्पेक्टर साहब या किसी और से कहकर लूटा हुआ कोट दिलाने में मदद करें। क्या है ये? तुम्हें कायदा कानून नहीं मालूम क्या? जानते हो तुम कहाँ खड़े हो? मामला पेश करने का ये तरीका होता है? अरे तुम्हें पहले दफ्तर में आवेदन देना चाहिए था। जी। वो हेड क्लर्क को भेजता, वहां से अधिकारी के पास आवेदन आता तो मुख्य अधिकारी तक पहुंचता, मुख्य अधिकारी सेक्रेटरी के पास ले जाता और सेक्रेटरी स्वयं यहां लाता। हुजूर, मैं भी एक कर्मचारी हूं, इसलिए आपको तकलीफ देने चला आया। बात यह है कि दफ्तरों की वास्तविकता मुझे मालूम है। अधिकारियों सेक्रेटरियों पर एक तरह से आप जानते ही हैं, भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या कहा? अपने बड़े अफसरों के विरुद्ध ऐसी बातें करने का क्या मतलब होता है? कुछ समझ में आ रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। जी। है कोई है? देखो इसे संभालो, इसे बाहर निकालो। ए मिस्टर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम। अरे साहब के मुंह क्यों लगते हो तुम? चलो चलो, अपना रास्ता पकड़ो और इधर मुंह करके दोबारा मत देखना, समझे? चलो चलो, निकलो निकलो, चलो निकलो यहां से। हुजूर, ये लड़खड़ा रहा है। अरे तो उससे बाहर छोड़ दो। चलो चलो बाहर। अरे मेरा सिर क्यों फटा जा रहा है? फेफड़ों में बर्फ सी जमती जा रही है। बर्फ के मुक्के ये कौन मार रहा है छाती पर?
घर तक कैसे पहुंच पाऊंगा? अरे मुझे कोई घर तक पहुंचाओ भाई। कोई सुनता नहीं है क्या? अरे कोई आगे नहीं आ रहा? अरे क्या मुझे यूं ही मरने छोड़ दोगे? क्या किसी के मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? हे पेट्रोविच, ध्यान से सुनो। मेरे लिए ऐसा कोट बनाओ कि जिसमें चोरों को पकड़ने के लिए फंदे लगे हों। देखो देखो, मेरे बिस्तर में चोर घुस आया है। अरे 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 इसे निकालो। और ये पुराना लवादा मेरे सामने क्यों टंगा है? मेरे पास तो नया ओवरकोट है ना। हाँ? महामान्य साहब, आप बड़ी हस्ती हैं। महामान्य साले कुत्ते, सुअर साले हर जाई, तुझे घोड़े रो दे। मेरे कोट की लूट में तू भी शामिल है। महामान्य, थू है तुझ पर, थू। आखिरकार अकाकीविच ने दम तोड़ दिया। सेंट पीटर्सबर्ग शहर की जिंदगी उसके बिना वैसे ही चलती रही जैसे वो कभी था ही नहीं। आदमी नाम का वो जीव जिसने बड़ी विनम्रता से उपहास सहा था और जो किसी उपलब्धि का श्रेय लिए बिना कब्र में चला गया, जिसका अभागा जीवन अंतिम समय से कुछ पहले एक नए कोट के आगमन से क्षण भर के लिए आलोकित हुआ और दुर्भाग्य के एक थपेड़े से नष्ट हो गया। लेकिन हाँ, ये कहानी का अंत नहीं था। हफ्ते 2 हफ्ते जब अकाकीविच दफ्तर नहीं पहुंचा तो विभाग का चौकीदार डायरेक्टर के इस आदेश के साथ उसके पते पर भेजा गया कि वो फौरन काम पर चला आए। चौकीदार के लौटने पर दफ्तर में हलचल हुई। अरे भाई, तुमने सुना? अकाकीविच मर गया। मर गया? हाँ, कालिनकिन के पुल के पास उसकी लाश मिली थी। और हाँ, ये भी सुनने में आ रहा है कि कालिनकिन के पुल के पास दूर दूर तक रात को एक भूत दिखाई देता है। अच्छा? हाँ, और ये भूत अफसर के भेष में होता है। अच्छा? जो किसी चोरी चले गए ओवरकोट को खोजता रहता है। अपने अकाकीविच का कोट भी तो चोरी हुआ था। कितना परेशान था वो। अरे सुनो तो, वो भूत अपना कोट वापस लेने के बहाने हर आदमी के कंधे से कोट उतार लेता है। अच्छा? मतलब पिल्ली की खाल, ऊद पिलाव की खाल, लोमड़ी या रीछ की खाल के अस्तर लगे कोट, मतलब हर तरह के कोट जो इंसान ने अपनी खुद की खाल ढकने के लिए खोजे हैं। और मैं आज बताता हूं कि विभाग के एक अफसर ने उस भूत को खुद अपनी आंखों से देखा था। और पहचान भी लिया कि वो अकाकीविच था। क्या कह रहे हो? लेकिन वो अफसर इतना डर गया कि दुम दबाकर भागा और उस धमकाने वाले भूत को अच्छी तरह देख भी न पाया। सुने सुने सुने, सब लोग ध्यान से सुने। सूचनाएं मिल रही हैं कि शहर में एक मुर्दा घूम रहा है। कुछ दिन तक भूत का दिखना और कोट लूटने की घटना सुनाई नहीं दी तो सेंट पीटर्सबर्ग के लोगों अर्थात ओवरकोट वालों ने राहत महसूस की। लोगों ने रात के मनोरंजन शुरू कर दिए। इस कहानी की बड़ी हस्ती अर्थात महामान्य, जिन्होंने पद का रुतबा जताने के लिए अकाकीविच को कड़ी फटकार दी थी, वही महामान्य विभाग के जनरल एक खुशनुमा पार्टी के बाद
बर्फ गाड़ी पर बैठे हुए बड़े मज़ेदार मूड में अपनी एक प्रेयसी के पास जा रहे थे। ओवरकोट की सुखद तहों में अपने आप को लपेटकर वो मधुर मिलन की सुखद कल्पना में मगन थे कि महसूस हुआ कि किसी ने मजबूती से उनका कॉलर दबोच लिया है। पीछे मुड़ने पर उन्हें पुरानी वर्दी पहने नाटा सा आदमी दिखाई दिया तो उनका दिल दहल गया। उस आदमी का चेहरा वैसा ही था जैसा उस दिन का वो छोटा अफसर जो अपना लुटा हुआ कोट दिलाने की फरियाद लेकर आया था। चेहरा बिल्कुल बर्फ सा सफेद और लाश जैसा लग रहा था। अपनी सांस के साथ कब्र का भयानक एहसास। तुम मेरे हाथ आ ही गए। अंततः तुम्हारी गर्दन मेरे पंजों में आ ही पहुंची। मुझे तुम्हारे ही ओवरकोट की तलाश थी। तुम ही तो थे। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते थे, उल्टे मुझे फटकारा। तो अब उतारो अपना कोट, उतारो। बड़ी आन पान वाले मर्दाना डीलडॉल और अपने से नीचे लोगों के साथ सख्ती की बहादुरी का बर्ताव करने वाले महामान्य ने डर के मारे जल्दी जल्दी अपना कोट उतार दिया। और भूत जब तक कोट संभाले तब तक तेजी से पीछे मुड़कर गाड़ी दौड़वाते हुए घर की ओर कमान से छूटे तीर की तरह भाग लिए और 6 मिनट में घर के फाटक पर पहुंच अटकी सांस ले पाए। उनके दिल में गहरी दहशत का आघात था। इस घटना का बेहद गहरा असर हुआ। जनरल साहब ने ये कहना लगभग छोड़ दिया था, तुम्हारी ये मजाल, जानते हो किससे बात कर रहे हो? पर कमाल की बात तो ये है कि उस दिन के बाद वो भूत बिल्कुल गायब हो गया। बात बिल्कुल साफ थी कि जनरल साहब का ओवरकोट उसके बदन पर बिल्कुल सही आता था।